बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे उर्दू की बुक खोलें। जी तो हम पढ़ रहे थे पंचायत। मुसन्नफ़ का नाम था मुंशी प्रेमचंद। पंचायत में क्या था, हमने शेख जुम्मन और अलगू की दोस्ती के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो शेख जुम्मन की खाला थी उन्होंने उनको ज़मीन दे दी थी, और उनके साथ रवैया उनकी बीवी का अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से उन्होंने पंचायत बिठाई थी। और जिसमें जो था अलगू चौधरी जो थे वो पंच मुकर्रर हुए थे, और उन्होंने अपने दोस्त की खाला के हक़ में फ़ैसला दिया था। और उसके बाद जो अगली पंचायत थी, जब अलगू का बैल चोरी हो गया तो अलगू ने पंचायत बिठाई, तो उसमें उसका पंच जो था शेख जुम्मन को मुकर्रर किया गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, वहाँ से हम अपना रीडिंग का आगाज़ करेंगे। ठीक है। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करता, खेवे क्या है, चक्कर लगाता। समझू जिसने अलगू से बैल ख़रीदा था और उसने 1 माह का टाइम लिया था उससे पैसे देने का वादा किया था, तो कि उसके पैसे बाद में उधार लिया था उससे। तो जब उसने लिया तो उसने बहुत खुश हुआ कि उधार में उसको मिल गया, और उसको 3-3 4-4 चक्कर अपने उसके लगवाता शहर के, और उस पर सामान लाद के वो शहर लेके जाता था। ना चारे की फ़िक्र थी ना पानी की, ना अपने उस बैल को चारे का कोई उसका बंदोबस्त करता, ना पानी का करता, और बस अपने काम पे ही उसको हांके रखता। खेवों से ही काम था उसको, बस उसके बार बार उसके चक्करों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया, वहाँ पे मंडी में जाके कुछ सूखा सा भूस पड़ा हुआ, जो थोड़ा सा चारा मिला वो डाल दिया, और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था, उसको सांस नहीं लेने देता था, और फिर दोबारा से उसको जोत लेता था, यानी कि दोबारा से उसको काम पे चला लेता था। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया कि उसकी बुरी हालत हो गई। यक्के का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता, यानी वो जो गाड़ी थी उसका जुआ जिसके अंदर उसकी गर्दन को उसको जोत लेता था, उसका जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता, यानी उसका हौसला हार जाता। एक एक कदम चलना दूभर हो जाता था। हड्डियाँ निकल आई थी, लेकिन असील जानवर यानी असल जानवर नस्ली जानवर था, मार की ताब ना थी, और जहमत ना लेता था, उसकी हिम्मत ना थी कि उसको मार सह सकता। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लाद दिया, यानी चौथा चक्कर था। सेठ जी जिसने उससे ख़रीदा था बैल, उसने उसको उस पर दुगना बोझ डाला। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे, इस पर सेठ जी को कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़ कर चला, यानी कि इतना उसने अपना आप मार कर चला। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फ़िक्र थी। उसने चाहा कि थोड़ी देर मुझे आराम करने दे, मुझे सांस लेने दे, लेकिन इधर क्या था, सेठ जी को था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। कई कूड़े बेदर्दी से लगाए, कोड़े यानी उसको मारा, जो डंडा पीछे से ज़ोर से मारते हैं ना कोचवान, वो ऐसे मारा। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसे गिरा कि फिर ना उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे, यानी उसके। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर भी जा नहीं सकता था वो जो सेठ जी था। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रुत जगा करने की ठान ली, यानी रात भर जागने की ठान ली कि सुबह होगी तो फिर इसको लेके या फिर किसी तरीके से गांव पहुंचूंगा। और आधी रात तक दिल बहलाते रहे, अपने आप को तसल्ली देते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा यानी आग सेकी, आग जला के बैठा। अपनी दानस्त में तो वो जागते ही रहे, यानी उसने पूरी कोशिश की। कभी वो हुक्का पीने लग जाता, कभी वो गाने लग जाता, कभी आग जलाता, आग जला के सेकता, और फिर क्या था, उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक तो वो जागते ही रहे। मगर जब वो फटी, यानी सुबह की सूरज निकलने के करीब ही था, चौंके, यानी एकदम से उठे और इधर उधर कमर पर हाथ रखा, तो थैली नदारत यानी थैली नहीं थी जिसमें उसने पैसे, वो जो घी बेच के पैसे वगैरह गुड़ बेच के लिए थे। कलेजा सुन सा हो गया, कमर टटोली, थैली का पता ना चला। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे, इधर उधर गिरने लगे, देखने ढूंढने लगे। सुबह को 1000 खराबी घर पहुँचे, यानी
नढाल होते उठते पड़ते वो घर पहुँचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना, यानी उनका जो चोरी वाला या उनके बैल को भी गिर गया और अलमनाक हादसा सुना, तो छाती पीट ली, रोने लगी, रोने धोने लगी। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी, जिससे वो बैल ख़रीदा था कि हफ्ज़े माह तकद्दुम की सूझी नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया। यानी उन्होंने अपनी ताई अपने दिल को ये तसल्ली दी और गुस्से से बोली कि नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, कि ऐसा हमें मनहूस बैल दिया कि हमारी जो कमाई थी वो तो सारी की सारी लुट गई, हम तो इतने लुट पुट गए। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपना बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ जाते, यानी ऐसे दौड़ के पड़ते, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए हैं, इन्हें दाम की पड़ी है, इन्हें पैसों की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, लेकिन बात क्या थी, उस पर मुद्दा डाल दिया कि इसने ही बैल मनहूस दिया और अच्छा मुर्दा बैल दे दिया, जो कि ऐसा दिया हमें कि हमारा तो सारा कुछ लुट पुट गया, अच्छा बैल नहीं दिया। लेकिन ये नहीं ना देखा कि खुद वो उससे ज़्यादा काम लेते थे, जिसकी वजह से ये उनको दिन देखना पड़ा। आंख में धूल, जो मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फ़ियाज़ाना फ़ैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। कई लोग भी आके कहते थे कि हाँ वाकई इनके साथ बुरा हुआ है, और हाँ में हाँ मिला देते थे कि चलो तुम लोग 1 महीना इनका बैल तुम यूज़ कर लो। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। उसकी कीमत क्या थी? 150 रुपया थी। एक बार वो भी बिगड़े। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवालों जवाब होने लगे। खूब मुबासा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची, यानी फ़ैसले का वक्त आ गया। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए। गांव के कई मुअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर फुटोल से काम ना चलेगा, इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी और दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू की, यानी ग्रोहबंदियां होगी उनकी। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी, जहाँ पे पहले खाला की पंचायत बैठी थी। दोबारा पंचायत बैठी। रामधन मिसर ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो। अलगू ने मुस्कराना अंदाज में जवाब दिया, यानी तसल्ली के साथ, कि जिसको समझू सेठ जी चुन लें। उन्होंने कहा, जिसको समझू सेठ जी चुन लें, मुझे वही मंजूर है। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरे तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो, कि यानी इन 2 दोस्तों की तो आपस में पहले ऐसे लड़ाई हो गई है, अब शेख जुम्मन का नाम लेता हूँ ताकि वो इसकी तरफदारी नहीं करेगा। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा थक से हो गया। अलगू को हुआ कि अब मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन चुका है, तो ये क्या हो गया, इसने तो शेख जुम्मन का ही नाम ले दिया। गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे। तह पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है, यानी अलगू से पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है मेरे पंच बनने पे, मेरे मुंसिफ बनने पे। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया। सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक के अचानक समझू सेठ ने एक अजीज़ गोडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। वही जो उसको था कि इसकी तो और उसकी दोस्ती में अब फूट पड़ गई है, अब मैं शेख जुम्मन को, यानी उन चारों में भी जो इंतखाब करना था, उस 4-5 में वो जो एक को बड़ा मुंसिफ बनाना था, उसने उन्हीं का नाम लिया, शेख जुम्मन का। रामधन मिसर ने जो चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़र हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली और यानी अपनी किस्मत पे वो सर धक के बैठ गया था कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो जुम्मन के हाथ में फ़ैसला चला गया। हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं है। शेख जुम्मन को अपनी अजीम शान ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ कि जो पहले उसने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई थी, उसको जब एहसास हुआ
उसे सोचा कि मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, ऊंची कुर्सी पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलिक दखल नहीं होना चाहिए, कि इसमें मेरी नीयत नहीं डलनी चाहिए कि मेरी इसके साथ दोस्ती नहीं है अब तो मैं इसके ख़िलाफ़ जाऊँ। ये तो हुक्म खुदा होना चाहिए। हक़ और रास्ते से जो भर टलना भी मुझे दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। अगर मैं हक़ और रास्ते से टल गया तो मुझे दीन और दुनिया दोनों में ही मेरे अंजाम अच्छा नहीं होगा। पंचायत शुरू हुई। फ़रीक़ैन ने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई यानी बहस हुई। शहादतें गुजरी एक दूसरे की, उन्होंने गवाहियाँ ली। फ़रीक़ैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल इनके घर आया इसकी को कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करती। रामधन मिसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रायत होनी चाहिए, उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलगू चौधरी की भलमानसी पर मुनहसर है। ये फ़ैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाये, यानी बहुत खुश हुआ कि मेरे दोस्त को, जिसको मैं दुश्मन समझ रहा था, लेकिन उसने मुनसफ़ी का पूरा हक़ निभाया। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, इंसाफ के सिवा और इसे कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ़ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, हक़ और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा है कि अब उसे साजिशें नहीं करनी, उसे हक़ और इंसाफ का साथ देना है। तो देखें बेटे, पंचायत का मकसद और तकाजा भी यही है कि आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, जिसको मनसब मुकर्रर किया जाता है, पंच मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हुक्म खुदा के मुताबिक होता है। और अगर वो गलत फ़ैसला करेगा तो खुदा के यहाँ उसी की पकड़ होगी, ठीक है ना। तो ये उसने ये पंचायत का हक़ पूरी तरह अदा किया दोनों दोस्तों ने। और अगर उनके दरमियान में ज़रा सी भी मैल आई थी तो दोबारा जब दूसरे को पंच बनने का मौका मिला तो उसने उसको उस मसनद पे बैठ के उसने उसका हक़ अदा किया, उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे हुक्म खुदा था उसी तरह उसका हक़ अदा किया। और उसके दिल से फिर वो मैल अपने दोस्त के लिए जो थी वो भी निकल गई और दोस्ती का जो मुरझाया हुआ दरख्त था दोबारा से हरा हो गया। चलें ठीक है बेटे, आपने अब इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, 2-3 दफ़ा इसकी दोहराई करनी है और इसका खुलासा लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।